हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन डिजिटल। आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को एक नई उड़ान देने के लिए एक बार फिर से हम हाजिर हैं जेई मेंस पीवाईक्यू की इस उड़ान सीरीज में, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ओके, तो आज के सेशन में हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के पार्ट 1 में, जिसमें हम देखने वाले हैं जेई मेंस एग्जाम में पूछे गए कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस पे चलने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो हमारा टॉपिक है उसके जो सब टॉपिक्स हैं उनका वेटेज कितना कितना है। ठीक है, तो जेई मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमने देखा तो इसके जो सब टॉपिक्स हैं उसकी एनालिसिस कुछ इस प्रकार है, जिसमें हमारा जो पहला सब टॉपिक है रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन एंड कर्व सर्फेसेस, उसका जो वेटेज निकल के आता है जेई मेंस एग्जाम में वो आता है हमारा 15.72%। ओके, अगर हम यहाँ पे सेकंड सब टॉपिक की बात करें तो सेकंड सब टॉपिक हमारा है लेटरल मैग्निफिकेशन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसका जो वेटेज है जेई मेंस एग्जाम में वो है हमारा 20%। थर्ड सब टॉपिक इज प्रिज्म एंड वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका वेटेज है हमारा 13.81%। एंड द फोर्थ सब टॉपिक इज रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस एंड लेंस इक्वेशंस, इसका जब हम वेटेज देखते हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा निकल के आता है, दैट इज 36.44%। ओके, एंड द लास्ट सब टॉपिक इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का जब हम देखेंगे वेटेज तो हमको मिलेगा 12.08%। ओके, तो इस डेटा के बेसिस पे आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा है वन प्लेनो कॉन्वेक्स एंड वन प्लेनो कॉन्केव लेंस ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर आर but different materials are joined side by side as shown in the figure. Okay, if the refractive index of the material of one is mu1 and that of 2 is mu2, then we have to find out the focal length of the combination. ठीक है, तो हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमको दो लेंस दिए हुए हैं, ठीक है, उनको कंबाइन किया गया है। हमको क्या करना है, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो जब कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ को अगर हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो दो इंडिविजुअल लेंसेज हैं हमारे पास, इनकी सबसे पहले तो हम इंडिविजुअल फोकल लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद में हमको पता है जब हम दोनों लेंसेज की इंडिविजुअल फोकल लेंथ को फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करके वहाँ से एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम फर्स्ट लेंस की बात करें तो फर्स्ट लेंस के लिए जब हम फोकल लेंथ लिखेंगे तो उसको हम लिखेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला से, दैट इज 1/f1। ठीक है, वो क्या होता है आपका म्यू ऑफ द मटेरियल दैट इज म्यू1 माइनस म्यू ऑफ द सराउंडिंग्स डिवाइड बाय द म्यू ऑफ द सराउंडिंग्स। यहाँ पे सराउंडिंग्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इनटू 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट सरफेस, वो प्लेन है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेकेंड सरफेस। यहाँ पे कॉन्केव आपको दिख रही है तो आपको यहाँ पे क्या लेना है, -r लेना है। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से 1/∞ 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा μ1 - 1 डिवाइड बाई r। 1/f1 की वैल्यू आपकी आ गई। इसी तरह से आप क्या करो, सेकेंड लेंस के लिए इक्वेशन को लिख दो। तो यहाँ से आप लिखोगे 1/f2 विल बी इक्वल्स टू म्यू ऑफ द मटेरियल दैट इज μ2 - 1 म्यू ऑफ द सराउंडिंग्स डिवाइड बाय द 1। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट जो सरफेस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी कॉन्केव, तो इसको आप लिखोगे 1/-r माइनस सेकेंड सरफेस यहाँ पे प्लेन है तो इसको आप लिखोगे 1/∞। ठीक है, इक्वेशन आप लिख सकते हो आसानी से। अब देखो यहाँ पे 1/-r है तो माइनस साइन आएगा, इसमें जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा आपका 1 - μ2 डिवाइड बाई r, तो यह आ जाएगा आपका 1/f2। ठीक है, अब आप क्या करो, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला यूज कर लो, वो होता है आपका 1/f इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल्स टू 1+f1 डिवाइड बाई 1+f2। दोनों की जब हम वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका μ1 - 1/r प्लस 1 - μ2 डिवाइड बाई r। अब इसको जब आप ऐड करोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो डिनोमिनेटर तो सेम है, यहाँ पे जब आप न्यूमरेटर की बात करोगे तो यहाँ पे -1 + 1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा μ1 - μ2 डिवाइड बाई r। तो 1/f इक्विवेलेंट हमारा आ गया μ1 - μ2 डिवाइड बाई r। अब यहाँ से आप समझ सकते हो, अगर आपको f इक्विवेलेंट लिखना होगा तो आप क्या कर दोगे, इस वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दोगे, दैट इज r/μ1 - μ2, तो ये आ जाएगी आपकी f इक्विवेलेंट। ठीक है,
अब हम देख लेते हैं ऑप्शंस को। तो ऑप्शंस को जब हम देखेंगे तो यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन दिख रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, वो हमको यहाँ पे करेक्ट आंसर दिख रहा है। ठीक है, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A ray of light AO in vacuum is incident on a glass slab at an angle of 60 degree and refracted at an angle of 30 degree. 60 डिग्री पे यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट होती है और 30 डिग्री पे क्या होती है, रिफ्रैक्टेड होती है along the OB as shown in the figure. Then we have to find out the optical path length of the light ray from A to B. लाइट रे जब A से B तक ट्रेवल करती है तो उस लाइट रे की हमको ऑप्टिकल पाथ लेंथ कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आप याद करो ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होती है। जब भी कोई लाइट रे किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ होती है वो होती है लेंथ ऑफ दैट पाथ इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमको ऑप्टिकल पाथ लेंथ लिखनी है इस लाइट रे की तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो आप, अगर हम बात करेंगे ऑप्टिकल पाथ लेंथ की यहाँ पे, तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो आपकी आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू OA। अब यहाँ पे अगर वैक्यूम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। सेकेंड मीडियम का आप मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो यहाँ पे OA इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट मीडियम की जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ हो गई वो तो OA हो गई। अगर यहाँ पे हम सेकेंड मीडियम की बात करें तो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपका म्यू है तो इसकी पाथ लेंथ क्या हो जाएगी, लाइट रे यहाँ पे O से B तक ट्रेवल कर रही है तो ये हो जाएगी आपकी म्यू इंटू OB। ठीक है, तो आपको फाइनली क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है OA प्लस म्यू OB। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ज्योमेट्री को यूज कर सकते हो, वहां से OA OB की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना होगा तो यहाँ पे आप लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को यूज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये एंगल अगर आपको 60 डिग्री गिवन है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ से अगर हमको OA की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, यहाँ पे साइन 30 की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी दैट विल बी A अपॉन OA। साइन 30 क्या होता है आपका, हाफ होता है, तो यहाँ से OA क्या आ जाएगा आपका, OA यहाँ से आ जाएगा 2A। तो भाई OA की वैल्यू तो यहाँ से आ गई आपकी। अब आपका टास्क है OB की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो OB की वैल्यू को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये वाली लेंथ आपको B गिवन है। ठीक है, आपको OB की लेंथ निकालनी है तो यहाँ पे आप कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करोगे, कॉस का, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस गिवन है, आपको हाइपोटेन्यूस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, कॉस ऑफ 30 डिग्री विल बी इक्वल्स टू बेस दैट इज B अपॉन OB। कॉस 30 क्या होता है आपका, √3/2 होता है, तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका √3/2 विल बी इक्वल्स टू B अपॉन OB। तो यहाँ से जो OB आ जाएगा आपका, OB आपका कितना आ जाएगा 2B/√3। तो OA आपका आ गया 2A, OB आ गया आपका 2B/√3। अब हमको क्या करना है, म्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करो, यहाँ पे स्नेल्स लॉ को अगर हम यूज करेंगे तो स्नेल्स लॉ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे μ1 दैट इज 1 इंटू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है आपका 60 डिग्री will be equals to the refractive index of the second medium into sin of the angle of refraction that is sin r, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे sin of 30। अब आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट करो तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका √3/2 विल बी इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन 30 होता है आपका 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ से जो म्यू आ जाएगा आपका, म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ से √3 आ जाएगी, तो म्यू आ गया आपका। अब OA आ गया, OB आ गया, म्यू आ गया। अब आप ऑप्टिकल पाथ लेंथ की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, दैट इज OA प्लस म्यू OB जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 2A प्लस 2B/√3 इंटू √3। √3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका निकल के आ जाता है 2A प्लस 2B। ठीक है, तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो आपकी निकल के आ गई O से B तक, वो किसकी कितनी आ गई आपकी 2A प्लस 2B। अब आप ऑप्शंस देख लो, तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमें दिख रहा है वो हमको करेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अ ट्रांसपेरेंट क्यूब ऑफ साइड D मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ1 एंड यू आर गिवन दैट μ1 इज लेस देन μ2। ठीक है, मतलब यहाँ पे मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मीडियम से ज़्यादा है।
a ray is incident on the face AB at an angle of theta as shown in the figure, then the total internal reflection takes place at the point E on the face BC, then theta must satisfy। हमको यहाँ पे थीटा की रेंज बतानी है, थीटा किस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा जिसके चलते ये जो लाइट रे है वो पॉइंट ई पे उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन मानेंगे हम। तो देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे ये लाइट रे थीटा एंगल पे आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे किसी एंगल पे ये रिफ्रैक्ट हो रही होगी। अगर पॉइंट ई पे इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है रिफ्रैक्टेड रे का, तो यहाँ पे हम बोल देंगे जो ये आपका एंगल होगा इसको आप मान लो कुछ थीटा सी, फेस बी सी के लिए जो थीटा डैश हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो अगर टी आई आर की हमको कंडीशन की बात करनी हो तो फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है थीटा डैश उसकी वैल्यू हमेशा होनी चाहिए क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा। थीटा सी से अगर थीटा डैश की वैल्यू ज़्यादा होगी तभी फेस बी सी पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, मतलब साइन थीटा डैश की वैल्यू आपकी होनी चाहिए ग्रेटर देन साइन थीटा सी। और साइन थीटा सी क्या होता है आपका, साइन थीटा सी आप होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम डिवाइड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका μ1 है और डेंसर का आपका क्या है μ2 है। तो यहाँ पे साइन थीटा डैश आपका आ गया μ1 ग्रेटर देन μ2। अब यहाँ पे साइन थीटा डैश की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करें इन टर्म्स ऑफ थीटा, उसके लिए आप क्या करोगे, स्नेल्स लॉ का यूज़ करोगे। कैसे, यहाँ पे आपको थीटा डैश गिवन है, ये एंगल आपका है 90 डिग्री, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा डैश। बोलो भाई, ये एंगल 90 माइनस थीटा डैश हो जाएगा। अब अगर हम सरफेस ए बी पे स्नेल्स लॉ को यूज़ करें तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं μ1 साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू μ2 साइन ऑफ 90 माइनस थीटा डैश। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा डैश को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ थीटा डैश। तो क्या यहाँ से आपका कॉस थीटा डैश आ जाएगा। अगर आपका यहाँ से कॉस थीटा डैश आ गया तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके आप साइन थीटा डैश की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो यहाँ से अगर हम यहाँ से लिखें कॉस थीटा डैश, तो कॉस थीटा डैश आपका आ जाएगा यहाँ से μ1 डिवाइड बाई μ2 इंटू साइन थीटा। और साइन थीटा डैश की वैल्यू क्या होती है आपकी, साइन थीटा डैश अगर आपको लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डैश। कॉस थीटा डैश की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे आप इसको क्या करोगे, पुट कर दोगे। तो देखो ये फाइनली क्या आता है आपका, दिस विल कम्स आउट टू बी 1 माइनस μ1 स्क्वायर डिवाइड बाई μ2 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यह आ गई आपकी साइन थीटा डैश की वैल्यू। बोलो, साइन थीटा डैश की वैल्यू आ गई आपकी ये। अब आप क्या करो, इसको फर्स्ट इनइक्वालिटी में पुट कर दो। तो यहाँ से जब हम साइन थीटा डैश की वैल्यू को पुट करेंगे तो यह आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस μ1 स्क्वायर डिवाइड बाई μ2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन μ1 अपॉन μ2। आपको यहाँ पे थीटा में रिलेशन बताना है, थीटा और म्यू में। आप क्या करो, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस μ1 स्क्वायर डिवाइड बाई μ2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा विल बी ग्रेटर देन μ1 स्क्वायर डिवाइड बाई μ2 स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको क्या करो, रीअरेंज कर लो। माइनस वाले टर्म को अगर हम उधर ले जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे μ1 स्क्वायर डिवाइड बाई μ2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लेस देन 1 माइनस μ1 स्क्वायर डिवाइड बाई μ2 स्क्वायर। ये हम लिख सकते हैं यहाँ से, आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे आपका आ जाएगा μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर डिवाइड बाई μ2 स्क्वायर, और μ2 स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से μ1 स्क्वायर डिवाइड बाई μ2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा विल बी लेस देन μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर डिवाइड बाई μ2 स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया। तो μ2 स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका साइन स्क्वायर थीटा आएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर डिवाइड बाई μ1 स्क्वायर।
ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन थीटा की रेंज निकालनी है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, अगर आपको थीटा लिखना है तो आप सीधे थीटा को यहाँ से लिख सकते हो, थीटा इज लेस देन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे म्यू टू स्क्वायर बाई म्यू वन स्क्वायर जब करोगे तो ये हो जाएगा आपका म्यू टू स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू वन स्क्वायर बाई म्यू वन स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका थीटा आ जाएगा दैट शुड बी लेस देन साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ म्यू टू स्क्वायर बाई म्यू वन स्क्वायर माइनस 1। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है फेस बी सी पे पॉइंट ई पे तो थीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी लेस देन ऑफ दिस क्वांटिटी। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हम कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे देखें थीटा इज लेस देन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ म्यू टू स्क्वायर बाई म्यू वन स्क्वायर माइनस 1 दैट इज द सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 rays of light namely red, green and blue are incident on the face PQ of a right angle prism PQR as shown in the figure। राइट एंगल प्रिज्म हमको दिया हुआ है, यहाँ पे 3 कलर की लाइट रेज को हम इंसिडेंट करते हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड को। ठीक है, क्या हमसे पूछा हुआ है, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू वेवलेंथ आर गिवन एज 1.27, 1.42 एंड 1.49 रेस्पेक्टिवली। द कलर ऑफ द रे एमर्जिंग आउट ऑफ द फेस PR, ये आपको याद रखना, एमर्जिंग आउट ऑफ द फेस PR मतलब यहाँ से कौन सी ऐसी लाइट रे होगी जो PR फेस से बाहर आएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल TIR का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है इस पे, मान लो ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो ये स्ट्रेट लाइन में जाएगी इस तरह से। ठीक है, अगर इसको फेस PR से बाहर आना है, ठीक है, तो TIR के लिए हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका होता है उसकी वैल्यू आपकी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर इस लाइट रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं करवाना है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्रिटिकल एंगल से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें इसको, हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल अज्यूम करें तो यहाँ पे ये एंगल हो जाएगा आपका 45 डिग्रीज, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्रीज, ये एंगल 45 है, ये एंगल आपका कितना है 90, तो ये वाला एंगल आपका हो जाएगा 45। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा आपका थीटा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री शुड बी लेस देन द क्रिटिकल एंगल। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं कि साइन 45 जो होगा वो साइन थीटा सी से कम होना चाहिए फॉर द लाइट एमर्जिंग आउट। ठीक है, और साइन थीटा सी को आप क्या लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम डिवाइड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। तो ये हो जाएगा आपका 1/√2 लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम दैट इज 1 सराउंडिंग्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल जिसका डेंसर मीडियम उसका है यहाँ पे म्यू। तो यहाँ से आप क्या बोल दोगे, जो म्यू की वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी आपकी लेस देन √2। अगर हम √2 की वैल्यू की बात करें तो √2 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1.414। तो इसका मतलब हुआ कि जिस लाइट रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414 से कम होगा, जिस लाइट रे के लिए मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414 से कम होगा, वो लाइट रे क्या करेगी, इस फेस PR से एमर्ज आउट कर जाएगी, बाहर आ जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब देखो यहाँ पे, अब हम चेक कर लेते हैं किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414 से कम है। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे 1.414 से एक ही वैल्यू हमको कम दिख रही है दैट इज 1.27, और ये किसके लिए है, आपकी रेड कलर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल फॉर द रेड लाइट इज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पे जो रेड लाइट होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, दैट विल बी एमर्ज आउट ऑफ फेस PR। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी कलर की जो वेवलेंथ होगी वो बाहर आएगी, रेड कलर की आएगी। तो यहाँ पे रेड कलर वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो रेड अगर हम देखें तो सेकंड ऑप्शन में हमको रेड दिया हुआ है, तो रेड कलर की लाइट रे के लिए क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना था, TIR का कॉन्सेप्ट यूज करना था और आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगले क्वेश्चन में हमको गिवन है अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर ऑफ विड्थ 50 सेंटीमीटर्स। प्लेन मिरर की विड्थ हमको दी हुई है 50 सेंटीमीटर्स, हैंग्स वर्टिकली ऑन अ वॉल। अ मैन वॉक्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर अलोंग अ लाइन पैरेलल टू द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर्स। 1.2 मीटर्स डिस्टेंस पे जो मैन है वो इस पाथ पे वॉक करता है आपका, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सट्रीम पॉइंट्स वेयर ही कैन सी द इमेज ऑफ द लाइट सोर्स इन द मिरर। डिस्टेंस बिटवीन द एक्सट्रीम पॉइंट्स हमको बताना है यहाँ पे। तो देखो, अगर इस मैन को इस सोर्स की इमेज को देखना है फुल्ली, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके फील्ड ऑफ व्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा जब ये मैन इस लाइन पे मूव करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका रे डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हमको एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस दिखानी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोर्स से इस एक्सट्रीम पॉइंट जो होंगे मिरर के, उस पर हम इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ करेंगे, जैसा कि करते थे हम इस तरह के क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे आएगी जब इस एंड पे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी जो होगी वो थीटा एंगल पे जाएगी। इसी तरह से बॉटम एंड पे जब हम बात करेंगे तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो थीटा एंगल पे जाएगी, ठीक है। ये हमारा प्लेन मिरर है। तो अगर इस मिरर से 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पे बनेगी आपकी, पीछे बनेगी, सेम डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो जो मैन होगा उसका जो फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब इस रीजन में उसको जो इमेज होगी वो फुल्ली दिखेगी, ठीक है। ये आपका हो गया फील्ड ऑफ व्यू। तो अपने को एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या हो जाएंगे आपके, ये दो पॉइंट्स हो जाएंगे। इसको हमने मान लिया कुछ पॉइंट ए, इसको हमने मान लिया कुछ पॉइंट बी। तो हमको क्या करना है, ए बी के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ए बी के बीच की अगर हमको डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, इस लेंथ को हमने एक्स एज्यूम कर लिया है, तो नीचे वाली लेंथ भी क्या हो जाएगी आपकी, एक्स हो जाएगी, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री। तो मतलब हमको 2x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है अल्टीमेटली, ठीक है। अब 2x की वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना, मतलब x की वैल्यू को सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप समझ रहे हो, यहाँ पे आप सिंपल ज्योमेट्री को अगर यूज करें तो आप आसानी से x की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, अगर मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल को देखूं, बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल को देखूं, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ tan थीटा विल बी इक्वल्स टू x डिवाइड बाय द बेस, x डिवाइड बाय द बेस। बेस कितना हो जाएगा आपका 1.2 मीटर्स मतलब 120 सेंटीमीटर्स, प्लस 60 सेंटीमीटर्स मतलब 180 सेंटीमीटर्स। तो tan थीटा यहाँ से आ गया। अब आप इस स्मॉल ट्राइंगल को देखो, यहाँ से आपकी tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आपकी tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी हाफ ऑफ लेंथ ऑफ द मिरर दैट इज 25 सेंटीमीटर्स डिवाइड बाय द बेस दैट इज 60 सेंटीमीटर्स। तो आप क्या करो, इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दो, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे आज इसको फर्दर, x बाई 180 विल बी इक्वल्स टू 25 बाई 60, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स, तो x आपका यहाँ से जो आ जाएगा दैट विल बी 75 सेंटीमीटर्स। और आपको 2x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 150 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सट्रीम पॉइंट्स जो आ जाएगी हमारी ए बी, वो क्या आ जाएगी 150 सेंटीमीटर्स। बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के। आपको क्या करना है, सिंपली रे डायग्राम को आपको ड्रॉ करना है एंड पॉइंट्स पे, और ज्योमेट्री को यूज करके आप क्या कर सकते हो, आसानी से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर आ जाएगा आपका 150। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमको गिवन है द एक्स वाई प्लेन बी टेकन एज द बाउंड्री बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया ऑफ मीडियम 1 एंड मीडियम 2 where medium 1 is in z is greater or equals to 0 which has a refractive index of √2, ठीक है। सेकेंड मीडियम की जो हमको दी हुई है वो दिया हुआ हमको z इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव z में आपका क्या है, सेकेंड मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिया हुआ है √3। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन मीडियम 1 along the direction given by the vector that is 4√3 i cap minus 3√3 j cap minus 5k cap is incident on the plane, the value of the difference between the angle of incidence in m1 and angle of refraction in m2, ठीक है। ये हमको फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे हमको दो मीडियम्स दिए हुए हैं m1 और m2। z पॉजिटिव के लिए आपका क्या मीडियम 1 है और z नेगेटिव के लिए आपका मीडियम 2 है।
दोनों मीडियम्स को यहाँ पे एक्स वाई प्लेन क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्टेड एंगल के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर आप इसको विजुलाइज करो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, और ये आपकी क्या हो जाएगी, जेड एक्सिस हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, जेड एक्सिस हो जाएगी। तो ये आपका है मीडियम 1 और ये आपका हो जाएगा मीडियम 2। ठीक है, क्योंकि दोनों मीडियम्स को क्या कर रहा है, एक्स वाई प्लेन सेपरेट कर रहा है। जो मीडियम M1 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिया हुआ है √2, दैट इज μ1, और मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया है उसकी वैल्यू दी हुई है √3। ठीक है, अब यहाँ पे जो लाइट रे इंसिडेंट करती है वो आपके कुछ इस तरह से आती है, वेक्टर फॉर्म में, दैट इज वेक्टर है, और वहाँ से क्या करेगी, ये इस तरह से कुछ रिफ्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा आपका, ये हो जाएगा आपका एंगल R, और ये जो इंसिडेंट एंगल हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एंगल I। ठीक है, तो यहाँ पे हमको I और R को बेसिकली फाइंड आउट करना है, इनका डिफरेंस लेना है, तो हमको I माइनस R फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वेक्टर ए आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब देखो इसको किस तरह से अप्रोच करेंगे। वेक्टर ए आपको दिया हुआ है 4√3 I कैप माइनस 3√3 J कैप माइनस 5 K कैप। ठीक है, ये आपकी जेड एक्सिस है, वेक्टर ए इस तरह से इंसिडेंट कर रहा है, तो जेड एक्सिस से ये कितना एंगल बना रहा है, I। अब आप याद करो डायरेक्शन कोसाइंस इन वेक्टर्स, किसी भी एक्सिस से किसी भी वेक्टर का अगर हमको एंगल कैलकुलेट करना पड़ता था तो हम क्या करते थे, वहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ दैट एक्सिस डिवाइड बाय द मॉड ऑफ दैट वेक्टर। कैसे, यहाँ पे अगर हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, I विल बी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ये फॉर्मूला होता था हमारा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो यहाँ पे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। एजेड की वैल्यू आपको कितनी गिवन है यहाँ पे, -5। तो देखो क्या हो जाएगा, ये आपका I हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स ऑफ -5 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर लिखो यहाँ पे। तो ये क्या कितना हो जाएगा आपका, a² + b² + c² करोगे तो ये हो जाएगा आपका 16 × 3 दैट इज 48 प्लस 9 × 3 दैट इज 27 एंड प्लस 25। इनको आप ऐड कर सकते हो। 27 + 25 आपका हो जाएगा 52, 52 + 48 आपका हो जाएगा 100, उसका आप स्क्वायर रूट लोगे तो आ जाएगा आपका 10, 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा हाफ, तो ये आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स ऑफ -½ और इनवर्स के अंदर जो माइनस साइन होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव ले सकते हैं, क्योंकि कॉस ऑफ -θ क्या होता है आपका, cos θ होता है। तो ये आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आपका आ गया उसकी वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका आ गया। दोनों मीडियम्स के आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे आपको पता करना है फ्रॉम द नॉर्मल। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्नेल्स लॉ को यूज़ करोगे। तो स्नेल्स लॉ को जब हम यूज़ करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, μ1 sin I यानी कि √2 sin I, sin I कितना हो जाएगा आपका sin 60, sin 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 विल बी इक्वल्स टू μ2, μ2 की वैल्यू कितनी है आपकी √3 × sin R। तो यहाँ से क्या आप sin R की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे √3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, √2/2 क्या हो जाएगा आपका, 2 को आप लिख सकते हो √2 × √2, तो ये हो जाएगा आपका 1/√2। तो sin R यहाँ से आपका आ गया 1/√2, तो R कितना आ गया आपका 45 डिग्रीज। अब देखो यहाँ पे I की वैल्यू आपकी आ गई, R की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट कर ली है, आपको फाइंड आउट करना है I माइनस R। तो क्या I माइनस R की वैल्यू 60 - 45 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 15 डिग्री आ जाएगा क्या, क्या यहाँ पे I माइनस R का जो डिफरेंस है वो 15 डिग्री आ जाएगा, आप बोलेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो जो आंसर आ रहा है हमारा वो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 15 डिग्रीज। अब इस क्वेश्चन में देखो खास क्या था, इसमें केवल हमको विजुलाइज करना था दोनों मीडियम्स की हमको यहाँ पे क्या दी हुई थी, रेंज दी हुई है दैट जेड इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, वहाँ पे जेड इज लेस देन 0। पॉजिटिव जेड में आपका मीडियम 1 है, पॉजिटिव और नेगेटिव जेड में आपका मीडियम 2 है। तो एक्स वाई प्लेन उसको सेपरेट कर रहा है, आप जेड एक्सिस को ड्रॉ करो, वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे को ड्रॉ करो, आपको क्वेश्चन आसान दिखने लगेगा। वहाँ से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्शन कोसाइन का यूज़ करके आप निकाल सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड आफ्टर दैट स्नेल्स लॉ का यूज़ करके आप निकाल लो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन,
फिर आप डिफरेंस आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमको गिवन है अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए इज प्लेस्ड इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की पोजीशन में है। इफ द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इज ऑल्सो ए, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन भी अगर ए हो जाए, देन ए इन टर्म्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहली चीज तो हमसे यहाँ पे बोल रहा है कि प्रिज्म के केस में जो मिनिमम डेविएशन है उसकी वैल्यू इटसेल्फ अगर ए हो जाए तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है प्रिज्म के केस में, हम लिखते हैं साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मीन डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन ऑफ ए बाई 2। क्या ये फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला सभी को याद है, क्या यही फॉर्मूला होता है? तो देखो यहाँ पे डेल्टा मीन की वैल्यू को आप ए पुट करो तो ये कितना आ जाएगा आपका a प्लस ए बाई 2 यानी कि 2a बाई 2 मीन्स a। तो ये आपका आ गया साइन ए डिवाइड बाई साइन ऑफ ए बाई 2। अब यहाँ से आपको क्या क्लिक कर रहा है, यहाँ पे आप अगर आपको साइन साइन दोनों रेशियो में है तो आप क्या करो, साइन ए की जगह आप हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो वहाँ से साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, म्यू विल बी इक्वल्स टू 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 डिवाइड बाई साइन ऑफ ए बाई 2। क्या आसान है हमारे लिए ये। तो देखो यहाँ पे साइन ए बाई 2 की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या आपका ये 2 कॉस ए बाई 2 आ जाएगा, 2 कॉस ए बाई 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो आप ए बाई 2 की वैल्यू को क्या लिख सकते हो, ए बाई 2 आपका आ जाएगा यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ म्यू बाई 2। ठीक है, और ए को आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स कॉस इनवर्स ऑफ म्यू बाई 2। क्या ए की वैल्यू आ गई आपकी कॉस इनवर्स के फॉर्म में। अब आप ऑप्शंस को मैच कर लो, ऑप्शंस को जब आप मैच करोगे तो मुझे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो आसान क्वेश्चन था ये। केवल आपको यहाँ पे क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म का फॉर्मूला यूज करना है। डेल्टा मिनिमम की वैल्यू आपको दी हुई है एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल, तो वहां से जो आपका ए की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स, दैट इज 2 कॉस इनवर्स ऑफ म्यू बाई 2। ठीक है, सो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमको गिवन है अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन अ ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल ग्लोब ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर्स। ग्लोब की डायमीटर हमको दी हुई है 30 सेंटीमीटर्स एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन एज 1.5। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्लोब एट विच द बीम ऑफ लाइट कैन कन्वर्ज। मतलब फाइनल इमेज की हमको पोजीशन क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, उसकी डिस्टेंस हमको ग्लोब के सेंटर से फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं लाइट रे को ड्रॉ करूँ यहाँ पे रे डायग्राम को, तो यहाँ पे देखो ये हमारा ग्लोब है जिसकी रेडियस हमको दी हुई है 15 सेंटीमीटर्स, डायमीटर हमको दी हुई है 30, तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 15। लाइट रेज इस तरह से आ रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे लेफ्ट सरफेस से यहाँ पे रिफ्रैक्ट होंगी लाइट रेज, तो उनकी इमेज मान लो यहाँ पे कहीं पे बन रही है, दैट इज I1। उसके बाद में सेकेंड यहाँ पे कर्व से रिफ्रैक्ट होके उनकी जो इमेज होगी वो यहाँ पे कहीं पे बनेगी, उसको हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको हम किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला देखें अगर थ्रू अ कर्व्ड सरफेस, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज r। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कोई भी कर्व्ड सरफेस होती है उसके रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला ये होता है। तो आप देखो फर्स्ट अगर सरफेस के लिए आप इसको यूज़ करोगे तो आप क्या लिखोगे, μ2 बाई वी, μ2 की वैल्यू आपकी कितनी है 1.5 बाई वी माइनस μ1 दैट इज 1, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी इन्फिनिटी। आपको साफ दिख रही है लाइट रेज यहाँ पे क्या आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं। ठीक है, विल बी इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1, 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाई r। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स है तो हम प्लस r यूज करेंगे यानी कि प्लस 15। ठीक है, तो यहाँ से देखो v की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो आपकी v की वैल्यू आएगी वो देखो क्या आती है यहाँ पे, इसको आप सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा आपका 1.5 डिवाइड बाई v
माइनस जीरो, 1/∞ क्या होता है आपका 0 होता है, तो इक्वल्स टू इसको आप कर दोगे 1.5 माइनस 1 आ जाएगा आपका 0.5 डिवाइड बाई 15, पॉइंट पॉइंट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ जाएगा आपका 3, तो यहाँ से जो आपका v आ जाएगा दैट विल बी 45 सेंटीमीटर्स। मतलब जो इमेज होगी फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद में वो इस सरफेस से, इस पॉइंट से 45 सेंटीमीटर्स आगे बनेगी। तो इसकी डायमीटर आपकी कितनी है 30 सेंटीमीटर्स है, तो I1 की पोजीशन क्या हो जाएगी 15 सेंटीमीटर्स आगे हो जाएगी। ठीक है, अब जब यहाँ पे हम सेकेंड कर्वेचर की बात करेंगे, सेकेंड कर्व सरफेस की बात करेंगे, तो यहाँ जो ये फर्स्ट इमेज जो बन रही है यहाँ पे, ये इसके लिए क्या करेगी ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, इसके लिए जब ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से 15 सेंटीमीटर्स। तो सेकेंड कर्व सरफेस के लिए जब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे μ2 बाई μ1। तो μ2 क्या है आपका यहाँ पे 1 है, μ2 बाई v, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका v डैश इसको मान लो, माइनस μ1 दैट इज 1.5 बाई u। अब u की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे प्लस में लेंगे क्योंकि राइट साइड में है, तो ये हो जाएगा आपका 15 विल बी इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1, यानी 1 माइनस 1.5 डिवाइड बाई r। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपको नेगेटिव, क्योंकि कॉन्केव है, तो ये हो जाएगा आपका -15। अब आप इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से 0 हटाओगे तो ये 0 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/10। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 1 माइनस 1.5 कितना आ जाएगा -0.5 डिवाइड बाई -15, माइनस माइनस जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/30। अब देखो यहाँ से 1/v डैश जो आ जाएगा आपका दैट विल बी इक्वल्स टू 1/30, 1/10 राइट साइड में जाएगा तो आ जाएगा ये आपका 1 + 10। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 4/30, मतलब जो v डैश आपका आ जाएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 30/4। 30/4 मतलब कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 7.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, 7.5 हो जाएगा, मतलब यहाँ से 7.5 सेंटीमीटर्स आगे, मतलब यहाँ पे कहीं पे आपकी सेकेंड इमेज इस तरह से बन रही होगी और ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 7.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये हो जाएगी आपके I2 की पोजीशन। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे I2 की डिस्टेंस हमसे सेंटर से पूछी हुई थी, तो कितना हो जाएगा आपका, इस आप 15 सेंटीमीटर्स में 7.5 को ऐड कर दो, तो यहाँ पे जो फाइनल पोजीशन आ जाएगी आपकी वो क्या आ जाएगी, आपकी फाइनल पोजीशन जो आ जाएगी आपकी इमेज की वो आ जाएगी आपकी 15 + 7.5 सेंटीमीटर्स दैट विल बी 22.5 सेंटीमीटर्स। अब क्वेश्चन में आपसे मिलीमीटर्स में पूछा हुआ है, तो आप क्या करो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका mm में आंसर आ जाएगा 225 mm। ठीक है, केवल आपको क्या करना है, रिफ्रैक्शन की इक्वेशन को यूज करना है दोनों सरफेस पे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनेगी वो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, उसके लिए जब आप रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज करोगे तो I2 की वैल्यू आ जाएगी। वहाँ से अगर इमेज की पोजीशन आ गई तो आप सेंटर से डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हो, वो आपने यहाँ पे निकाला तो कितना आया आपका 225 सेंटीमीटर्स, सॉरी 225 मिलीमीटर्स। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ठीक था, 2022 में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। In the given figure, the face AC of the equilateral prism is immersed in a liquid of refractive index of n। प्रिज्म का एक जो फेस है AC, उसको n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड में हमने क्या कर दिया, इमर्ज कर दिया है। फॉर इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री एट द साइड AC, द रिफ्रैक्टेड लाइट बीम जस्ट ग्रेजेज अलॉन्ग द फेस AC। यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे जो AC फेस पे रिफ्रैक्शन के बाद में लाइट रे ग्रेज कर रही है, मतलब अलॉन्ग द AC क्या हो रही है, जा रही है। The refractive index of the prism is given as n equals to √(x/4), then the value of x is। और यहाँ पे प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको गिवन है वो हमको गिवन है 1.5। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर यहाँ पे हम देखें तो देखो यहाँ पे फेस AC जो है वो लिक्विड में है, इंसिडेंट जो रे आ रही है हमारी फेस AC पे, उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमको कितना गिवन है 60 डिग्रीज। ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्रीज हो जाएगा। इस यहाँ पे फेस AC के लिए दोनों तरफ मीडियम अलग अलग है, तो क्या फेस AC के लिए हम स्नेल्स लॉ को यूज़ कर सकते हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। तो देखो भाई, इसमें अगर आप स्नेल्स लॉ को यूज़ करोगे तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे,
refractive index of the prism, that is mu sin 60 will be equals to refractive index of the liquid, that is mu l into sin of 90, क्योंकि लाइट रे क्या कर रही है, ग्रेस कर रही है फेज AC को, तो नॉर्मल से एंगल कितना बनाएगी वो 90 डिग्री बनाएगी। अब देखो sin 90 तो 1 हो गया, म्यू ऑफ लिक्विड आपको n दिया हुआ है, तो म्यू ऑफ प्रिज्म आपको कितना दिया हुआ है 1.5 यानी कि 3/2, साइन 60 आपका होता है √3/2, विल बी इक्वल्स टू म्यू ऑफ लिक्विड आपको n गिवन है, साइन 90 होता है आपका 1, और n की वैल्यू आपको कितनी गिवन है √x/4। x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया। आप क्या करो, यहाँ से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जब आप स्क्वायर करोगे 3√3 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू x हो जाएगा, तो यहाँ से x आपका कितना आ जाएगा 3 × 3 दैट इज 9 × 3 27, तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल के आ जाएगी 27। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था ये, केवल आपको स्नेल्स लॉ को यूज़ करना है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 27। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको गिवन है अ थिन सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर्स इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर्स। कॉनकेव मिरर हमको गिवन है ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर्स। द रॉड इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड इज एट 40 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, द लेंथ ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर विल बी एट x/3 सेंटीमीटर्स, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, हमको क्वेश्चन में दिया क्या है, यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर दिया हुआ है। ठीक है, कॉनकेव मिरर हमको गिवन है, यहाँ पे एक रॉड है सिलिंड्रिकल रॉड AB जिसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर्स। इसका जो सेंटर है इसके पोल से कितनी डिस्टेंस पे है 40 सेंटीमीटर्स पे है, तो हमको इस सिलिंड्रिकल रॉड की जो इमेज बनेगी उसकी हमको लेंथ बतानी है। तो आप कैसे करोगे इसको? अब देखो यहाँ पे अगर हमको इस रॉड की इमेज बतानी है तो हमको अगर इस रॉड के एंड पॉइंट्स के पोजीशन पता चल जाए तो मैं उनका डिफरेंस लेके इसकी इमेज निकाल लूँगा, लेंथ ऑफ इमेज। अगर इस ऑब्जेक्ट के पॉइंट ए की अगर हम पोजीशन फाइंड आउट कर ले, पोजीशन बी की फाइंड आउट कर ले, तो उनका जो डिफरेंस आएगा इमेज में वही हमारी क्या हो जाएगी, इमेज ऑफ द लेंथ हो जाएगी, लेंथ ऑफ द इमेज हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ए की। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर्स है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर्स, और ये आपकी कितनी हो जाएगी, ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर्स हो जाएगी। तो यहाँ से पोल से जो ऑब्जेक्ट ए है इसको आप ए ऑब्जेक्ट मानो, इसको आप बी ऑब्जेक्ट मानो, तो ऑब्जेक्ट ए के लिए जो पोल से डिस्टेंस हो जाएगी दैट इज 40 + 5 यानी कि 45 सेंटीमीटर्स। तो इसकी इमेज सबसे पहले फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज 1/v + 1/u = 1/f। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/a की आपको इमेज फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे va प्लस 1/ua। अब u की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 40 + 5 45, लेफ्ट साइड में तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे -45। ठीक है, विल बी इक्वल्स टू 1/f। फोकल लेंथ आपको गिवन है यहाँ पे देखो 20 सेंटीमीटर्स। अगर यहाँ पे कॉनकेव मिरर है तो आप क्या करोगे, इसकी लेंथ को, फोकल लेंथ को माइनस लोगे, तो ये हो जाएगा आपका -1/20। इसको आप सॉल्व कर लो, तो यहाँ से जो 1/va की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 1/45 - 1/20। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका -25 डिवाइड बाई 45 × 20। तो ये हो जाएगा आपका 5 × 9, ये आ जाएगा आपका -1/36। तो यहाँ से जो v आ जाएगा आपका, va कितना आ जाएगा -36 सेंटीमीटर्स। va की पोजीशन आ रही -36 सेंटीमीटर्स। अब देखो यहाँ पे पॉइंट बी की अगर हम बात करें तो पॉइंट बी यहाँ पे पोल से कितनी डिस्टेंस पे है 35 सेंटीमीटर्स पे है, ये डिस्टेंस आपकी 35 है, तो 36 आपको यहाँ पे कहीं पे मिलेगी, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा va। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, बी की पोजीशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला फिर से यूज़ करेंगे, तो हम लिखेंगे 1/vb प्लस 1/ub। ub कितना हो जाएगा यहाँ पे 35 सेंटीमीटर्स पे है यहाँ पे अगर बी पॉइंट, तो हम लिखेंगे -35 विल बी इक्वल्स टू 1/-20। ठीक है, अगेन इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा आपका 1/35 - 1/20,
ये आ जाएगा आपका 20 माइनस 35 माइनस 15 डिवाइड बाई 35 इंटू 20। ये आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका -3/140। तो यहाँ से जो VB आ जाएगा आपका, VB आपका क्या आ जाएगा देखो, VB जो हो जाएगा आपका वो आ जाएगा आपका -140/3 सेंटीमीटर्स। अब 140/3 को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 4, यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो 6, 18, फिर 2 बचेगा 0.6, ये 46.6 समथिंग आएगा। तो देखो यहाँ पे अगर पोल से हम पॉइंट ए की डिस्टेंस की बात करें तो ये 45 सेंटीमीटर्स की डिस्टेंस पे है पॉइंट ए। 46 हमारा कहाँ मिलेगा, यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, ये मिलेगा आपका VA वाला पॉइंट। ठीक है, तो जो आपकी इमेज होगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, रॉड की जो इमेज आ जाएगी कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब देखो पोजीशन ऑफ VA हमने निकाल लिया है, पोजीशन ऑफ VB निकाल लिया हमने, ये VB है आपका। ठीक है, सॉरी ये VB है आपका। तो VA और VB की पोजीशन हमने यहाँ पे निकाल ली है। अगर हमको इमेज की लेंथ निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ VB से VA को माइनस कर देंगे मैग्नीट्यूड वाइज। तो अगर हमको लेंथ ऑफ द इमेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ ऑफ इमेज जो आपका आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 140/3 माइनस 36। ठीक है, लेंथ निकालनी है तो हम क्या करें, सिंपल मैग्नीट्यूड का डिफरेंस ले लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 140 माइनस 108 डिवाइड बाई 3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 10 माइनस 8 हो जाएगा आपका 2। ठीक है, 13 माइनस 10 हो जाएगा आपका 3 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर्स। तो 32/3 सेंटीमीटर्स हमारी इमेज की लेंथ आ रही है। क्वेश्चन में आपको गिवन है x/3 सेंटीमीटर्स। तो भाई x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ से x इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 32। ठीक है, x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी, x हमारा आ गया 32, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, 2023 में पूछा गया है। आपसे यहाँ पे क्या कर दिया, लेंथ ऑफ इमेज की वैल्यू को फाइंड आउट करवा लिया आपने उससे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। A thin prism of angle 6 degree and refractive index for yellow light is given as NY, that is 1.5, is combined with the another prism of angle of 5 degrees and refractive index for that is 1.55. The combination of produces no dispersion. No dispersion यहाँ पे हो रहा, मतलब लाइट रेज जिस तरह से आ रही थी उस तरह से ही जाएंगी, वो यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगी। The net average deviation is delta produced by the combination is 1/x degree. तो हम क्या यहाँ पे क्या निकालना है, नेट एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। तो देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम प्रिज्म्स की बात करें दोनों की, तो दोनों के जो एंगल हमको गिवन है वो गिवन है 5 डिग्री एंड 6 डिग्री। मतलब ये कि दोनों के दोनों जो एंगल्स हैं वो क्या है, स्मॉल एंगल्स हैं। अगर स्मॉल एंगल्स की हम बात करें तो स्मॉल एंगल के केस में जब हम प्रिज्म से एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला निकालते थे तो वहाँ पे हमारा जो एंगल ऑफ म्यू का जो फॉर्मूला आता था वो हमारा क्या होता था, साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिन बाई 2 डिवाइड बाई साइन ऑफ ए बाई 2 होता था। ये फॉर्मूला होता था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। यहाँ पे हम क्या करते थे, जब स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन यूज करते थे स्मॉल एंगल के लिए, तो साइन थीटा की वैल्यू को हम क्या कर सकते थे, थीटा की तरह ट्रीट कर लेते थे। तो वहाँ पे ये प्लस ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 आता था। तो वहाँ पे जो नेट एंगल ऑफ डेविएशन आता था डेल्टा, उसकी वैल्यू आपकी क्या निकल के आती थी, ए टाइम्स म्यू माइनस 1। याद करो स्मॉल एंगल के लिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है आपका, एंगल ऑफ प्रिज्म इंटू म्यू माइनस 1। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लो फर्स्ट प्रिज्म के लिए, उसके लिए आप डेल्टा 1 की वैल्यू को निकालो सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज करके। एंगल ऑफ प्रिज्म आपको दिया हुआ है 6 डिग्री, म्यू आपको दिया हुआ है 1.5 माइनस 1, तो ये कितना बचेगा आपका 0.5 इंटू 6, दैट विल बी इक्वल्स टू 3 डिग्री। बोलो डेल्टा 1 की वैल्यू आ गई आपकी, फर्स्ट प्रिज्म पे जो डेविएशन हुआ फर्स्ट प्रिज्म में उसकी वैल्यू आ गई आपकी 3 डिग्री। अब हमको डेविएशन निकालना है थ्रू द सेकेंड प्रिज्म, तो हम डेल्टा 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह से एंगल ऑफ प्रिज्म आपको दिया हुआ है 5 डिग्री, आपको क्या करना है 1 माइनस 1.55 करना है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.55 इंटू 5 इंटू 0.55 कितना आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करके देखो। तो 5 इंटू 5 25 का 5 आया, 2 बचा, 5 इंटू 5 2 27,
तो ये आ जाएगा आपका 2.75 डिग्रीज। ठीक है, अब आपको अगर नेट डेविएशन निकालना है और एवरेज डेविएशन निकालना है, वो आपका आ जाएगा डेल्टा 1। अब देखो यहाँ पे प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, यहाँ पे हम माइनस लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है दोनों प्रिज्म का वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो नेट डेविएशन आ जाएगा आपका डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, दैट विल बी 3 डिग्री माइनस 2.75 डिग्रीज। ये आ जाएगा आपका 0.25 डिग्रीज। इसको आप फर्दर कैलकुलेट करोगे तो इसको आप लिख सकते हो 25/100, तो कितना आ जाएगा आपका 1/4 डिग्री। ठीक है, हमको कितना गिवन है, ये 1/x डिग्री गिवन है और हमसे x की वैल्यू पूछी हुई है, तो x आपका यहाँ से आ जाएगा सिंपली 4। तो x आपका आ गया यहाँ से 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। आपको क्या है, एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, एंगल ऑफ डेविएशन विल बी इक्वल्स टू a इंटू μ-1 फॉर द स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म। डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज करो और उनका एवरेज निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, काफी डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। An object is placed on the principal axis of convex lens of focal length of 10 centimeters as shown in the figure. A plane mirror is placed on the other side of the lens at a distance of 20 centimeters. प्लेन मिरर जो है इस लेंस से 20 सेंटीमीटर्स की डिस्टेंस पे प्लेस है यहाँ पे। द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेन मिरर इज 5 सेंटीमीटर्स इनसाइड द मिरर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर्स इनसाइड द मिरर जो है वो इमेज वहाँ पे आपको मिल रही है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमको लेंस से बतानी है। ठीक है, देखो इसको किस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे देखो, सपोज ये आपका लेंस है, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस से u डिस्टेंस पे रखा हुआ है पीछे। तो इसका जब आप रे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यहाँ से लाइट रेज जाएंगे, रिफ्रैक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ पे कहीं पे कट करेंगी। मान लिया हमने I1 पे कट करनी है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो I1 पे बनेगी आफ्टर द रिफ्रैक्शन ऑफ द लेंस। अब ये जो इमेज बनी है वो इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि जो प्लेन मिरर से जो इमेज हमको मिल रही है वो 5 सेंटीमीटर्स की डिस्टेंस पे मिल रही है। मतलब प्लेन मिरर से जो I1 की पोजीशन है वो भी आपकी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर्स हो जाएगी, क्योंकि प्लेन मिरर से जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी डिस्टेंस पे हमारी इमेज बनती है। ठीक है, तो अगर ये 5 सेंटीमीटर्स है तो ये भी 5 सेंटीमीटर्स हो जाएगा। हमको क्या करना है, यू की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये आपकी है फर्स्ट इमेज, तो फर्स्ट इमेज की पोजीशन हम लेंस से फाइंड आउट करेंगे। अगर ये डिस्टेंस टोटल 20 सेंटीमीटर्स है, 5 सेंटीमीटर से I1 मिल रहा है मिरर से, तो लेंस से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 20 - 5 यानी कि 15 सेंटीमीटर्स। अब देखो यहाँ पे लेंस से हमने इमेज की पोजीशन को फाइंड आउट कर लिया। इमेज की डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर्स, इसकी फोकल लेंथ हमको पता है, तो यू की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। आप क्या बोलोगे, आप कहोगे सर इसमें सिंपल, अगर हम लेंस का फॉर्मूला यूज कर लें तो आसानी से हमको पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करो, लेंस फार्मूला यूज करो। तो लेंस फार्मूला आपका क्या होता है, 1/v माइनस 1/u विल बी इक्वल्स टू 1/f होता है। ठीक है, तो 1/v कितना हो जाएगा आपका 1/15। अब यहाँ पे हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि लेंस के राइट साइड में इमेज बन रही है, माइनस 1/u। u को हमने लेफ्ट साइड में लिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस u कर देंगे। विल बी इक्वल्स टू 1 द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आपको कितनी दी हुई है इसकी, फोकल लेंथ आपको कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ को आप क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। अब देखो यहाँ पे u की वैल्यू निकालनी है, बेहद आसान क्वेश्चन बन गया आपके लिए। तो आप बोलोगे यहाँ से जो 1/u आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1/10 माइनस 1/15। तो ये 15 - 10 कितना हो जाएगा आपका 5 डिवाइड बाई 150, दैट विल बी 1/30। तो यहाँ से जो u आ जाएगा आपका वो कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर्स बिहाइंड द लेंस। ठीक है, तो u जो आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर्स बिहाइंड द लेंस, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है लेंस से वो भी हमने इजीली कैलकुलेट कर ली है। चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको गिवन है व्हाट इज द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर। हमको यहाँ पे दो लेंसेज दिए हुए हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्केव लेंस है। ठीक है, दोनों की फोकल लेंथ हमको गिवन है, यहाँ पे दोनों के पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर्स वो भी हमको गिवन है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर्स लेफ्ट रखा हुआ है यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस से। तो जो फाइनल इमेज की पोजीशन बनेगी वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो फाइनल इमेज की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले
सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारी इमेज की पोजीशन इस कॉन्वेक्स लेंस से बन रही है वो कहाँ पे बन रही है। फिर वो जो इमेज बनेगी वो इस कॉन्केव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो उस ऑब्जेक्ट की जो फाइनल इमेज है वो कॉन्केव मिरर से कहाँ बनेगी, कॉन्केव लेंस से कहाँ बनेगी, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको हम किस तरह से करते हैं अप्रोच। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि फाइनल इमेज जो बनेगी यहाँ कॉन्वेक्स लेंस से वो कहाँ पे बनेगी, उसकी पोजीशन को कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हम लेंस फार्मूला यूज करते हैं 1/v माइनस 1/u विल बी इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, इस लेंस के लिए जो हम यूज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 1/v माइनस 1/u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर्स, लेफ्ट ऑफ द लेंस है तो क्या लिखेंगे -20। तो ये हो जाएगा आपका -20 विल बी इक्वल्स टू 1 बाई फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हम क्या लेते हैं पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका +5। अब यहाँ से आप v की वैल्यू को निकाल लो तो 1/v जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका 1/5, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -1/20। तो 20 - 5 आ जाएगा आपका 15, 15 बाई आ जाएगा ये कितना आपका 100। इसको आप सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा आपका 3/20, यानी जो v आ जाएगा आपका v की वैल्यू आपकी आ जाएगी 20/3 सेंटीमीटर्स। 20/3 सेंटीमीटर्स मतलब 6 पॉइंट समथिंग। तो देखिए यहाँ पे अगर लाइट रे इस तरह से आएगी कुछ तो ये इस तरह से जाएगी और यहाँ पे इस तरह से जहाँ पे इसकी इमेज बनेगी उसकी जो लेंथ होगी यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितनी हो जाएगी आपकी 20/3 सेंटीमीटर्स हो जाएगी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है आपकी वो 20/3 है। अब ये जो इमेज बनी है इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो हमको इसके पोल से इस इमेज की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 20/3 कितना हो जाएगा आपका -2, तो इसकी जो लेंथ आ जाएगी ये आ जाएगी 20/3 -2। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये 14/3 सेंटीमीटर्स। मतलब जो इमेज 1 है उसकी पोजीशन अगर हम कॉन्केव लेंस से बात करें तो आ रही है हमारी 14/3 सेंटीमीटर्स पे, और यही जो इमेज 1 है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब हम यहाँ पे लेंस फार्मूला यूज करते हैं अपने सेकेंड लेंस के लिए, दैट इज कॉन्केव। इसके लिए जब आप यूज करोगे तो उसके लिए मान लो इमेज पोजीशन है वो v डैश पे मिल रही है, तो 1/v डैश माइनस 1/u। अब u देखो यहाँ पे राइट साइड में तो हम इसकी वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे 14/3, तो ये हो जाएगा आपका 14, यहाँ पे आप कर दो 3 को ऊपर, विल बी इक्वल्स टू 1/ फोकल लेंथ। इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी आपकी -5, क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्केव लेंस है। ठीक है, इसको आप फर्दर सॉल्व कर लो तो यहाँ से आपका जो 1/v डैश आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका 3/14 माइनस 1/5। तो ये हो जाएगा आपका 15 - 14 इज 1 डिवाइड बाई 70। तो v डैश जो आपको मिल जाएगा वो मिल जाएगा आपको पॉजिटिव का 70 सेंटीमीटर्स। अब 70 सेंटीमीटर्स मिल रहा है तो कहाँ पे, मतलब यहाँ पे जब लाइट रे आ रही हो तो वो क्या हो रही हो, वो कुछ इधर जा रही होगी कुछ आगे यहाँ पे। तो ये जो आपको मिल जाएगी पोजीशन वो कितनी मिल जाएगी आपको 70 सेंटीमीटर्स पे मिल जाएगी, मतलब आगे कहीं पे बन रही होगी यहाँ पे फाइनल इमेज। ठीक है, तो फाइनल इमेज की पोजीशन हमको मिल गई 70 सेंटीमीटर्स एंड इमेज था रियल। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर्स हमको फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में गिवन है। तो यहाँ पे 70 सेंटीमीटर्स फ्रॉम पॉइंट बी एट द राइट, राइट पे मिल रही है हमको इमेज और रियल मिल रही है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। हमको 2 बार यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है लेंस का, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और क्वेश्चन। अ मोनोक्रोमैटिक लाइट वेव विद वेवलेंथ ऑफ λ1 एंड फ्रीक्वेंसी nu1 इन एयर एंटर्स अनदर मीडियम if the angle of incidence and the angle of refraction at the interface 45 degrees and 30 degrees। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दिया हुआ है 45 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको दिया हुआ है 30 डिग्रीज। ठीक है, देन द वेवलेंथ्स λ2 एंड फ्रीक्वेंसी nu2 ऑफ द रिफ्रैक्टेड वेव्स आर। हमको λ1 λ2 और nu2 अपॉन nu2 और nu1 में रिलेशन बताना है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है, ठीक है, वो किसी प्लेन पे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है इस तरह से, उसके बाद में वो रिफ्रैक्ट हो रही है इस तरह से। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आपको दिया हुआ है वो दिया है 45 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको दिया हुआ है 30 डिग्रीज। ठीक है, ये आपका मान लेते हैं मीडियम μ1 है और ये मीडियम आपका μ2 है। इसकी जो वेवलेंथ है वो λ1 है और इसकी वेवलेंथ आपको दी हुई है λ2।
तो λ1 λ2 में आपको रिलेशन बताना है। तो देखो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में अगर हम रिलेशन फाइंड आउट कर लें तो हमको पता होता है जो म्यू होता है वो 1/λ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अगर म्यू में रिलेशन आ गया तो लैम्डा में रिलेशन तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप यहाँ पे म्यू में रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए क्या करो, आप स्नेल्स लॉ को यूज़ करो। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, μ1 sin 45 विल बी इक्वल्स टू μ2 sin 30 डिग्री। ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका μ1 बाई √2 विल बी इक्वल्स टू μ2 बाई 2। तो यहाँ से जो μ1 अपॉन μ2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, वो कितनी आ जाएगी, √2 बाई 2। तो आ जाएगा आपका ये 1 बाई √2। ठीक है, अब यहाँ पे μ1 अपॉन μ2 आ रहा है आपका 1 बाई √2। तो लैम्डा क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो λ2 बाई λ1 क्या आ जाएगा आपका 1 बाई √2 आ जाएगा। तो लैम्डा में रिलेशन तो हमको आसानी से मिल गया। ठीक है, तो अगर हम लैम्डा के रिलेशन को यहाँ पे मैच करवाएं तो λ2 अपॉन λ1 विल इक्वल टू 1 बाई √2 यहाँ पे हमको सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की। तो देखो लाइट रे का मीडियम चेंज होने पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ये बात हमको पता है। तो यहाँ पे अगर हम मीडियम चेंज करेंगे तो लाइट रे की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो मतलब ν1 की जो वैल्यू होगी वो ν2 के इक्वल होगी। इसका मतलब जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी सेकंड ऑप्शन। क्लियर है? ओके, तो आज के सेशन को हम यहीं पे सम अप करेंगे विद अ मोटिवेशनल कोट दैट सक्सेस डजंट कम टू यू, यू गो टू इट। सफलता कभी भी चलकर आपके पास नहीं आएगी, आपको सफलता तक पहुंचना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत और लगन से लगे रहना है और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहना है और जेईई मेंस में आपको सफलता हासिल करनी है। ठीक है, सो फॉर दिस थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।